तो अभी अपने ये जो डेव मेल्ज़र हैं, उन्होंने अपनी अलग-अलग कैटेगरीज़ निकाली जिसके उन्होंने रिज़ल्ट बताया है। जैसे जिसमें से एक था कि मोस्ट ओवररेटेड कौन है 2025 में, तो उसमें जो जे ऊसो हैं, उनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। जैसे नंबर 1 पर जे ऊसो 322 के साथ है, तो सीएम पंक 177, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो हाफ़ से भी ज़्यादा, हाफ़ से थोड़ा-सा कम जो डिफ़रेंस है, वो है, लेकिन कितना बड़ा है डिफ़रेंस। और पता है, जे ऊसो ने इस चीज़ को अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर भी किया और लिखा है कि यू ऑल रियली लव मी। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई जे उसो की मानसिक संतुलन की एक अपडेट आई है जिसमें शायद वो आजकल अच्छा नहीं फील कर रहे। एक तो भाई देखो, मेन इवेंट स्टेटस से उन्हें हटा दिया गया है, अब वो ऐसे ही टैग टीम के अंदर। और ये तुमको पता ही है कि जो हाइज शायद पहले अपना वो जो जो पूरा राइज रहा जे उसो का, शायद ये अब डब्ल्यू का भी ऐसा करने वाली है। तो मे बी एक बुरे फेज़ में है जे उसो, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो इंटरनेट की ऑब्वियसली ये जो ट्रॉल करने वाली चीज़ है वो अच्छी नहीं होगी इस समय उनके लिए। अब वैसे भी देखो, क्रिटिसिज्म तो बनता ही है, मतलब अगर आप उस स्टेज पर हो तो फिर लोग आपके बारे में बात करेंगे, तो आपको फिर इतना बड़ा भी आई थिंक होना चाहिए कि आप उन चीज़ों से डील करना अच्छी तरीके से जान सको। तो होपफुली सब कुछ सही चल रहा हो जे उसो के साथ में। बट हाँ, ये जो लोग यहाँ गड़बड़ कर देते हैं ना, कि कैरेक्टर को क्रिटिसाइज़ करना और उस बंदे को ही हेट करना, आई थिंक उन चीज़ों में लोगों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले मैं आपको सेथ रॉलिन्स से रिलेटेड एक अच्छी बात बता देता हूँ। तो भाई, उनकी अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है जहाँ पे वो जिम में ट्रेन कर रहे हैं। स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो लेग एक्सटेंशन हिट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रिप पकड़ी हुई है, देख के ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि बात तो उनकी शोल्डर की है ना, कि लेग तो भाई वो बंदा पहले भी मारे लेगा अच्छे से। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रिप पकड़ी हुई है भाई, इसमें काफ़ी आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए इस वाली मूवमेंट को परफॉर्म करते हुए। तो अगर इस मूवमेंट को वो कर रहे हैं तो फिर आप ये मान सकते हो कि रिकवरी बहुत बढ़िया जा रही है सेथ रॉलिन्स की। और जैसा हमने सुना भी था भाई कि वो रेसलमेनिया से पहले तो आ ही जाएंगे। और पता है, सेथ रॉलिन्स के बारे में एक स्पेकुलेशन भी आई है, मुझे नहीं पता, ये ऑब्वियसली ये स्पेकुलेशन है, तो ये कितनी सच होगी वो तो हमको रेसलमेनिया में ही पता चलेगा। लेकिन स्पेकुलेशन फैंस की ये है कि एक ओपन चैलेंज सेथ रॉलिन्स कर सकते हैं, सिमिलर जैसा हमने देखा था कोडी रोड्स के रिटर्न के टाइम पे। वो वाला सेगमेंट याद है आपको, जब सेथ रॉलिन्स विंस मैकमैन के ऑफिस में चले गए थे और उसके बाद वहाँ पे कैसे वो उनके टेबल पे चढ़ के हंस रहे थे। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेके आ रही है सेथ रॉलिन्स को, तो शायद ओपन चैलेंज जैसी कोई चीज़ सेथ रॉलिन्स कर सकते हैं। फिर कहना तो ये भी है कि क्या पता उसी ओपन चैलेंज को आंसर करने के लिए ब्रॉन ब्रेकर आ जाएं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सेथ वर्सेस ब्रॉन का मैच भी हो जाएगा। और बिना किसी बिल्ड के डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को रेसलमेनिया में कर भी सकती है, और वो चीज़ फिर लॉजिकल भी होगी। लेकिन अभी जैसा मैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में सुन रहा हूँ भाई, ऐसा लग नहीं रहा कि इनकी जो वापसी है वो इस टाइम में हो जाएगी। बट हाँ, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर सेथ रॉलिन्स लास्ट में आते आते एक ओपन चैलेंज कर सकते हैं, जो कि एक स्लॉट को ओपन करता है एक रिटर्न के लिए भी ऑब्वियसली। अब यहाँ पे क्रिस जेरिको का नाम मुझे पता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ने लग जाओगे, लेकिन उनके स्टेटस के बारे में भी नहीं पता। तो ये ओपन चैलेंज वाली चीज़ शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का एक वे हो सकता है सेथ रॉलिन्स को बुक करने का एट रेसलमेनिया। अब रेसलमेनिया की नहीं, अब इंस्टाग्राम की रील्स की बात करते हैं भाई। और डब्ल्यूडब्ल्यू की अब तक की टॉप 10 रील्स कौन सी रही हैं उसकी आप पूरी लिस्ट देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। नंबर 1 पर रैंडी ओर्टन ने वो जो RKO हिट किया था आई शो स्पीड को, बंदे ने यहाँ रेसलमेनिया 42 लिख दिया, जो कि थोड़ी सी गड़बड़ है। फिर रोमन रेंज का वो रोकना सीएम पंक को, जिसपे 186 मिलियन है। और भाई पहले और दूसरे में भी डिफरेंस देखो कितना अच्छा खासा है। तीसरे में भी स्पीड ही है, यहाँ पे उनको जो स्पीयर पड़ा था ब्रॉन ब्रेकर से। फिर रिया रिप्ली का वो अपने शोल्डर को, डिसलोकेटेड शोल्डर को उन्होंने वापस लगा लिया था, ये लिव मॉर्गन के साथ समर स्लैम में जो हुआ था। उसके बाद फिर मिशन का ये स्प्लैश करना चेल्सी ग्रीन को, इस पर 124 मिलियन है। वो ट्रैश कैन वाला वो जो था ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर, ग्रेट खली और बेथ फिनिक्स का वो रॉयल रंबल वाला मूवमेंट, रिया रिप्ली का पावर बम करना सेलिना वेगा को, रकेल रोड्रिगेज का पावर बम करना नाया जैक्स को, और उसके बाद फिर सीएम पंक जो एंटर करते हैं रिंग में। और उसके बाद रोमन रेंज जो है गुस्सा हो जाते हैं एट सर्वाइवर सीरीज। इस पे जो है ऑलमोस्ट 80 मिलियन व्यूज़ हैं। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे बड़े नंबर्स हैं इंस्टाग्राम की रील के। अब इन्होंने नंबर 2 से मूवमेंट बना के रेसलमेनिया का मैच कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ से और कितनी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू करती है। और यहाँ से एक चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू को समझ जानी चाहिए कि अगर आप लोगन पॉल को अपना एक एसेट मानते हो तो फिर उसी नज़रिए से आप स्पीड को भी मान सकते हो। अब डिपेंड करता है कि स्पीड कितना टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू को देना चाहते हैं। बहुत टाइम के बाद भाई बियांका बिलेयर के बारे में हमें कुछ पता चला है, और पता ये चला है कि उनकी कल फिंगर सर्जरी होने वाली है। तो इसका मतलब शायद उनकी वो जो रेसलमेनिया के मैच के बारे में बात हो रही थी, जेड कारगिल वर्सेस बियांका बिलेयर, उसको भी आप साइड में डाल सकते हो, क्योंकि अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वो चीज़ चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली जो स्टेटस है बियांका बिलेयर का शायद
शायद वो क्लियर नहीं होने वाला रेसलमेनिया तक। अब तक लोग ये मान रहे थे कि बियांका ब्लेयर तो फुल्ली फाइन हो चुकी हैं और अब वो वापस आ जाएंगी, लेकिन अब ये बता रही है अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कि उनकी कल फिंगर की सर्जरी है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है बियांका ब्लेयर के बारे में। बहुत टाइम से हमने बात नहीं करती, मैंने सोचा उनके बारे में भी आपको जो है अपडेट कर देते हैं कि क्या चल रहा है उनके साथ। तो अभी शायद आप ना ही मान के चलो कि बियांका ब्लेयर इस साल की रेसलमेनिया में होंगी। अब बात करते हैं WWE की उस स्टूपिड चीज़ के बारे में जो कि मुझे लगता है कि शायद भाई होनी नहीं चाहिए। मतलब ये एक मेरा एक फ़ैन का ओपिनियन है, बाकी हो सकता है आपका ओपिनियन इसके बारे में अलग हो। और ये वही मैं विनियट की बात कर रहा हूँ, उसी वीडियो पैकेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एल ग्रांडे अमेरिकानो असली वाला और नकली वाले की फ्यूड को WWE बना रही है, मतलब उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे जो एल ग्रांडे अमेरिकानो भाई प्रोमो कट कर रहा है वो एक AI जनरेटेड वीडियो है। मतलब WWE ने इस पूरे वीडियो पैकेज को बनाने के लिए सही वाले चैट गेबल एल ग्रांडे अमेरिकानो को नहीं बैठाया, उन्होंने उन्हीं की ऑब्वियसली आपको पता AI अगर फोटो ले लोगे तो फिर आप वीडियो भी निकाल ले सकते हो, तो उन्होंने वो जो वीडियो है वो ही पूरी AI जनरेटेड निकाली है। अब देखो ऐसे तो आप अगर एक नज़र में देखोगे तो मतलब पता तो चल ही रहा है कि वो एक AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन उसका यूज़ जिस तरीके से हुआ वो मुझे पसंद नहीं आया। देखो कैसे कि भाई हम WWE में शो देख रहे हैं तो वो मतलब ये ऐसा हो गया कि जैसे मैं कल को वीडियो बनाना शुरू करूं और वो पूरी AI वीडियो है और मैं आ ही नहीं रहा चैनल पे। तो समझ रहे हो वो एक कैसी अजीब सी फील देगा कि मतलब वो जो कनेक्ट है वो फील नहीं होगा वैसे वाला। मतलब पता नहीं मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर भी पा रहा हूँ या फिर नहीं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे कॉल आउट WWE को किया है थोड़ा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब AI आ गया तो तुम अपनी स्टोरी लाइन के अंदर उस वीडियो पैकेज में ही यूज़ करना शुरू कर दोगे। क्योंकि आपको पता है आजकल थोड़ा एंटी AI वाला माहौल भी चीज़ों में बन जाता है कि भाई इस चीज़ को AI नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन अब WWE ने यहाँ से इसको करना शुरू कर दिया है तो शायद आने वाले टाइम में इसका यूज़ आप और ज़्यादा देखोगे। फिर जैसे एक बात आई भी थी कि भाई असली में कभी इंसानों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसी को कैमरे पे आने की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सारे लोग अपना काम जो है AI से करेंगे। नहीं भी हो सकता है आगे जाके सारे लोग ऐसा करें भी, लेकिन अभी के लिए तो ये थोड़ा सा वो जो ह्यूमन टच है वो मिस करता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि मोस्ट ओवररेटेड रेसलर जे ऊसो है और दूसरे नंबर पर नाम था CM पंक का। अब मैं उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। ये वाला आप ट्वीट देखो और इसमें क्या बिल्कुल एंटी CM पंक बातें लिखी हुई हैं कि इसका नाम फिल ब्रुक्स है, ये सपोर्ट करता है ट्रांस आइडियोलॉजी को ऑन किड्स। इसके बारे में तो मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। फिर उसके बाद 2014 में बंदा कैसे फायर हुआ अपने अनप्रोफेशनल बिहेवियर के साथ, उसके बाद इसने बकवास करी WWE के बारे में, उसके बाद UFC ट्राई किया, वहाँ पे एम्बेरस हुआ, उसके बाद AEW से ये फायर हुआ, उसके बाद रेंगते रेंगते WWE से भीख मांगता है लाइफलाइन के लिए, और अभी 48 साल का WWE में यंग टैलेंट्स को जो है स्क्वॉश करने का काम करता है। तो ये CM पंक का के लिए जो है वो पूरा ट्वीट है। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे भाई तो 2,500-3 हज़ार के आसपास ऑलमोस्ट लाइक्स भी हैं। तो ये थोड़ा सा अभी माहौल बन रहा है CM पंक के अराउंड, इस वजह से कि उनका रोमन रेंस के साथ मैच है। अब पता नहीं यार, यही डिफरेंस है जो मुझे लगता है लोगों को समझने की ज़रूरत है कि तुम इंसान से नफरत करना क्यों शुरू कर देते हो जब बात सिर्फ उसकी स्टोरी लाइन की हो रही है। हाँ, उसके इंसानी रियल लाइफ में कामों की वजह से तो तुम उस इंसान से दूर हट जाओ, उसको नफरत करो, कुछ भी करो। बट आई थिंक WWE के जो फैंस हैं वो अलग अलग तरीके से लॉजिक लगाते हैं और कई बार तो ऑब्वियसली चीज़ें PR भी होती हैं। आपको पता ही है सारी चीज़ें कैसे चलती हैं। अब CM पंक की बात चली रही है तो उनके ओपोनेंट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो भैया बैलर ने बड़े ही एक मासूमियत के साथ इस फोटो को पोस्ट कर दिया और कैप्शन लिखा व्हाट डू यू नोटिस। और अगर आप इसके टॉप ट्वीट्स देखोगे तो भाई मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद ही देख लो। यहाँ पे वो क्या नोटिस करवा रहे हैं फिन बैलर वो तो नहीं पता, लेकिन लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। अब एलिमिनेशन चेंबर में मैच है ये, भाई देखो क्या ही फ्लैट सी फीलिंग आ रही है इसको देख के। अब बताओ, मैं आपको वो जो बोल रहा था कि क्यों ही आप करवा रहे हो मैच है, तो फिन बैलर के कैरेक्टर में हल्का फुल्का भी चेंज ले आते हैं, तो वो भी हमने चेंज देखा नहीं है। अब बस ये है कि हाउस शो की तरह मैच होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, जहाँ पे आप देखोगे कि CM पंक ने हरा दिया है फिर से फिन बैलर को और अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया है। और अब बंदा रेडी है रोमन रेंस के लिए एट रेसलमेनिया। अभी देखो 2 महीने के आसपास का टाइम है रेसलमेनिया को होने के लिए, और किसी ने अपनी पूरी रेसलमेनिया की कार्ड की प्रिडिक्शन तो नहीं, क्या लॉजिकल एक
चीज़ हो सकती है रेसलमेनिया में, उसके पूरे जो मैचेस हैं वो दिखाएं। और यहाँ पे आप इस वाले ग्राफिक में देख सकते हो विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का शोकेस वाला मैच है, जहाँ पे सारी टैग टीम्स को डाल दिया गया है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का आई क्विट मैच, मतलब ड्रू मैकिंटायर के पास से टाइटल जा चुका है। फिर यूएस चैंपियनशिप के लिए 6 मैन लैडर मैच, जहाँ पे सैमी ज़ेन, कार्मेलो हेस, इलिया ड्रैगनोव, एल ग्रांडे, पेंटा और सोलो सिकोवा ये सारे सुपरस्टार्स हैं। और फिर विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एजे ली वर्सेस बेकी लिंच, आई थिंक ये वाला मैच तो कंफर्म ही मानो। फिर रे मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर का ये रिटायरमेंट वाला मैच भी इस बंदे ने डाला है। एंड लोगन पॉल एंड बैड बनी का सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटी वाला मैच, जिसके रूमर्स हैं। विमेंस चैंपियनशिप के लिए टिफनी वर्सेस जेड वर्सेस जॉर्डन ग्रेस। और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जो कि टाइटल कोडी रोड्स के पास में है, वो डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रैंडी ओर्टन। अगर आप शॉक हो रहे हो तो शायद आपने पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाला भी जो समय का पहिया है वो चला सकती है, और ये हो सकता है कुछ। फिर उसके बाद नाइट 2 के लिए सेम मैच टैग टीम के लिए, जहाँ पे सारी टैग टीम्स को डाल दिया। ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। ये स्टिपुलेशन मुझे वैसे सही लगी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा दिखाना भी है कि ओबा फेमी इस मैच को जीतें, तो शायद ये एक तरीका हो सकता है फिर। और मैं तो चाहूँगा कि भाई इनकी फ्यूड को थोड़ा स्ट्रेच भी करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे एक लंबा प्रोग्राम दे के एक्सप्लोर कर सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डीमन बैलर वर्सेस डोमिनिक, और ये फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच है। फिर मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच, एल ग्रांडे वर्सेस नकली एल ग्रांडे, और आई थिंक ये वाला मैच तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए स्टेफनी वकैर वर्सेस लिव मॉर्गन। फिर सिंगल्स मैच एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। और फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। तो ये इस बंदे का कहना है। आपको एक कार्ड वैसे कैसा लग रहा है? बहुत सारी चीज़ें मुझे वैसे यहाँ पे मिसिंग भी लग रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लग रही है जिसमें इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन आप ऐसे मान सकते हो इस पूरे कार्ड को देख के कि हाँ, शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके अराउंड कुछ रेसलमेनिया की नाइट 2 और नाइट 1 और नाइट 2 दोनों को ही बुक करे। तो अगर ऐसा कार्ड है तो फिर आपको कैसी फीलिंग आ रही है इस साल की रेसलमेनिया के लिए? और रेसलमेनिया की बात चल रही है भाई, तो मेल्ट्जर ने अभी रेसलमेनिया के मैचेस के बारे में, मैचेस की बात करी, और इन्हीं मैचेस के बारे में मेल्ट्जर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करी, और उन्होंने ये बोला कि इस समय सिर्फ रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच ही लॉक है रेसलमेनिया के लिए। इंटरनली भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ भी चीज़ फाइनलाइज करी ही नहीं है कि रेसलमेनिया में मैचेस कौन से होंगे, और किसी भी मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी चेंज कर सकती है। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि कैसे इस समय इंटरनली क्रिटिसिज्म भी है ट्रिपल एच की बुकिंग के लिए कि भैया तुम इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों कर रहे हो रेसलमेनिया में। तो चाहे आप अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात कर लो, रैंडी की बात कर लो, ब्रॉक लेसनर की बात कर लो, कोडी रोड्स की बात कर लो, ड्रू मैकिंटायर की बात कर लो, ओबा फेमी की बात कर लो, किसी भी सुपरस्टार के लिए कंफर्म प्लान अभी है ही नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लॉक किया ही नहीं है। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने लॉक करी थी, और इसीलिए उन्होंने एडवांस में ही अनाउंस कर दिया, ये सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। अब इमेजिन करो अगर इस मैच में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज कर देती है, तो इस समय ये स्टेटस है इस साल की रेसलमेनिया का। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है कि इस बार तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ज़्यादा ही लेट कर दिया। पहले हम ये सोचते थे कि भैया इतना एडवांस में मैच बुक हो जाता है और हम वेट करते हैं रेसलमेनिया का, तो ये इतना क्या सही भी है, लेकिन भाई ये तो इतना इसको लेट लेके आ जाते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई इतना लेट भी करने का फ़ायदा फिर है नहीं, अगर फिर आपसे रेसलमेनिया अच्छी तरीके से बुक नहीं हो रही। तो लेट्स सी अब क्या होता है। अब ये तो हमें थोड़े 2 महीने में वैसे पता ही चल, 2 महीने में तो रेसलमेनिया ही हो जाएगी। वैसे आई थिंक एलिमिनेशन चेम्बर के बाद हमको जो क्लैरिटी है वो और अच्छी तरीके से आना शुरू हो जाएगी। और लास्ट में बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो अगला नहीं, मतलब कल वाला नहीं, उससे अगला वाला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहाँ पर ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। तो भाई अभी रूमर्स ये आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेम्बर मैच में एंटर करेंगे, और वो इसलिए करेंगे क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अभी वर्किंग प्लान है वो है एले नाइट वर्सेस ब्रॉक लेसनर। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों ही सुपरस्टार को एलिमिनेशन चेम्बर में डाल सकती है, और वहाँ से फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी कुक करेगी ब्रॉक लेसनर और एले नाइट की। और जैसे मैंने आपको बोला भी था कि अगर एलिमिनेशन चेम्बर से पहले ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं तो भाई कुछ पॉसिबिलिटी तो है कि क्या पता एलिमिनेशन चेम्बर भी ब्रॉक लेसनर वर्क करें। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर एले नाइट और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी बना रही है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर एलिमिनेशन चेम्बर का यूज़ कर सकती है। तो लेट्स सी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पर एग्जीक्यूट करती है अपने प्लान्स को या फिर नहीं। बट आई थिंक मैं तो इसी वाले आइडिया के अभी पता नहीं किस पॉइंट किस जगह पे हूँ कि ये मैच क्या है ब्रॉक लेसनर वर्सेस एले नाइट वाला। लेकिन अगर फीचर हो रहे हैं ब्रॉक लेसनर एलिमिनेशन चेम्बर में तो आई थिंक एलिमिनेशन चेम्बर पीपीवी खुद के लिए ये एक थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी। पीपीवी नहीं बोलना चाहिए, प्रीमियम लाइव इवेंट बोलना चाहिए, पीएल ही बोलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड डेली कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।